नमस्कार। हमने कल कारक चिन्हों की पहचान, किस वाक्य में कैसे कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उससे संबंधित जानकारी ली। मैंने सबसे पहले आपको कारक की परिभाषा बताई कि कारक क्या होता है। विशेषकर संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध होता है, उसको कारक कहते हैं। जो वाक्य के अन्य पद है उसको क्रिया का रूप माना गया, क्रिया से जिसका संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कोई भी काम करने वाला कर्ता होता है जो क्रिया को पूर्ण करता है। क्रम भी उसके साथ में जुड़ा रहता है। क्रिया का प्रभाव क्रम पर पड़ता है। फिर क्रम जिससे साधन। हमने इस प्रकार 8 प्रकार के कारकों पर चर्चा की, लेकिन एक छोटी सी बात है कि कारकों का प्रयोग कैसे गलत भी किया जा सकता है। वाक्य के अंदर शुद्धि और अशुद्धि में भी उनका बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित एक विशेष प्रकार का प्रश्न जो रीट के लिए, 12वीं के लिए और भी अनेक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूछा जाता है। वाक्य में शुद्धि और अशुद्धि। जब हम कारक चिन्हों की पूर्ण तरीके से पहचान हो जाएगी, उनकी चिन्हों की पहचान होने के बाद हम उनसे संबंधित प्रकार के अशुद्ध वाक्यों को अभी थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे, तो हमारे लिए ये प्रकरण और ज़्यादा सरल हो जाएगा। एक बार देखिए प्यारे बच्चों कि जब भी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो कारक चिन्हों में किस प्रकार से भिन्नता, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के वाक्यों में उनका प्रयोग करके अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में बदला जाता है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि करण और अपादान दोनों में समान रूप से एक ही कारक चिन्ह है जो है से। अब हमारे को ये चीज कैसे समझ में आएगी कि से का प्रयोग कहाँ होता है, जहां पर ऐसा कौन सा है जहां पर से के प्रयोग से हमें ये पता चल जाएगा यहाँ करण कारक है, यहाँ ये हमें पता चल जाएगा से के कारण कि यहाँ अपादान है, क्योंकि अपादान में भी से का प्रयोग होता है कारक चिन्ह का, और करण कारक में भी से का प्रयोग होता है। इससे संबंधित ये सबसे बड़ा जो दुविधा वाला प्रकरण है वो यही है, करण और अपादान की पहचान करना। मैं आज उसी से संबंधित जो भी प्रकार की त्रुटियां होती है व्यक्ति से, उन त्रुटियों का समाधान करते हुए उस प्रकरण को मैं आज अध्ययन के रूप में करवा रहा हूं। ध्यान से देखना। देखिए करण, हम 2 चीजों की बात करेंगे, करण और अपादान। करण के अंदर और अपादान में दोनों में का किस प्रकार का अंतर है। कहते हैं कि करण तथा अपादान दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। दोनों में किसका प्रयोग होता है? इस से चिन्ह का प्रयोग होता है। करण के अंदर भी होता है और अपादान के अंदर भी होता है। तो जब से का प्रयोग होगा तो बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज से उनके अंदर अनेक प्रकार के प्रश्न मस्तिष्क में उत्पन्न होंगे कि इसका हल कैसे करें, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने दोनों के अंदर के बदलाव और परिवर्तन को बताया। 2 चीज याद रखनी है। करण का मतलब होता है साधन व उपकरण। क्या याद रखना? साधन व उपकरण। जब कोई भी प्रकार का से, जब क्रिया के साथ में कोई भी प्रकार का साधन से जुड़ा हुआ है तो वहां नित्य दिन करण होगा। क्या होगा? करण होगा। अगर कहीं अलगाव हो, अलग हो रहा हो, स्थिर चीज तो एक जगह रहेगी लेकिन उससे हट जाता हो तो वहां पर क्या होगा? अपादान होगा। थोड़ा सा इनको उदाहरण के माध्यम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों में है चिन्ह का प्रयोग होता है लेकिन दोनों में अंतर है। करण क्रिया का साधन है, मैंने पहले ही बता दिया। करण क्या है? साधन या उपकरण है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि उपकरण कैसे, साधन कैसे है, उसको भी जानेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं पेन से लिखता हूं। अब देखिए यहां से आया, एक पूरा वाक्य लिखा गया है कि मैं पेन से लिखता हूं। अब देखिए ये से आया, अब से करण में भी है और से अपादान में भी है। अब मैं पेन से लिखता हूं तो यहां पर कौन सा कारक चिन्ह होगा? अब अपन तो इसमें अपादान कर लेंगे, अपन इसमें करण भी कर सकते हैं, लेकिन
जब इस प्रकार की दुविधा आती है तो हमें पहचान करनी होगी कि ये किस प्रकार का वाक्य है, कौन से प्रकार के कारक का प्रयोग यहाँ हुआ है। विशेषकर देखना, मैं पेन से लिखता हूं। देखिए, लिखना क्रिया है, हूं सहायक क्रिया है, और मैं पेन से लिखता हूं वाक्य पूर्ण हो रहा है। क्रिया के अंत के स्वरूप में ये बैठी क्रिया और पूरे वाक्य को पूर्ण करती है। ध्यान से देखना, मैंने कहा क्रिया के बाद में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा, लेकिन इसके साथ में साधन जुड़ा हुआ। पेन क्या है? साधन है। मैं पेन से लिखता हूं। जब यहां पर कोई भी प्रकार का साधन है और साधन से जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा ही किस में जाएगा? वो करण में जाएगा। किस में जाएगा? करण कारक में जाएगा। बस ये याद रखना। मैंने उसको चाकू से मारा, मैंने उसको चाकू से मारा। अब देखिए, से के साथ में चाकू शब्द आया ना, तो इसका मतलब उसका साधन क्या है? क्या है? चाकू साधन है। चाकू से मारा, मैं पेन से लिखता हूं। जब भी इस प्रकार का किसी भी प्रकार की क्रिया के बाद में से का आना और उसमें कोई प्रकार का साधन व उपकरण हो, तो जो से उपकरण एवं साधन से जुड़ा हुआ हो वहां पर हमेशा कौन सा कारक चिन्ह होगा? वहां करण कारक होगा। अब देखना, यहां पेन से लिखना पेन एक प्रकार का उपकरण आता है। पेन शब्द का प्रयोग करण कारक में होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अपादान। अपादान का मतलब होता है अलगाव, अलग होना या अलगाव या बिछुड़ना। अपादान में अलगाव का भाव नियत है। जैसे पत्ता, इधर देखिए, पत्ता पेड़ से गिरा। मैंने बताया गिरना से पहले गिरना क्रिया है और उससे पहले से आया है, लेकिन ये से और अब यही तो हमारे समस्या आएगी कि यहां पर भी तो से का प्रयोग हुआ है और वहां पर भी से का प्रयोग हुआ। कारण थोड़ा बहुत समझ में आया कि जो साधन के साथ में, जैसे मैं पेन से लिखता हूं, वह चाकू से मारता है, तो जो भी प्रकार का साधन है और उस साधन के साथ में से आता है तो वो कर्ण में चला जाता है। लेकिन अलगाव, अब देखिए, पेड़ कभी भी अलग होता है क्या? पेड़ एक जगह स्थिर है, ध्रुव है, और पेड़ से अलग क्या हुआ? पत्ता हुआ। क्या वापस पेड़ पर लग जाएगा? नहीं लग सकता। तो कोई भी स्थिर चीज से जो चीज अलग हो जाती है वो हमेशा ही किसमें चला जाता है? वो अपादान में चला जाता है। यहाँ पेड़ पत्ते में अपादान नहीं है, यहाँ अपादान किसमें? इस पेड़ शब्द के अंदर। किसमें है? पेड़ के अंदर क्या है? कौन सा कारक चिन्ह है? इसमें अपादान है। तो मेरे हिसाब से अपादान समझ में आया होगा कि जो स्थिर चीज है उससे जब भी अलग होने का भाव हो और उस स्थिर चीज के अंदर अपादान होता है, वो भी से जुड़ा होता है और करण भी से जुड़ा होता है। लेकिन जो साधन के साथ में या उपकरण के साथ में से जुड़ा होगा तो वो कर्ण में जाएगा, और जो उपकरण में साधन से नहीं जुड़ा हुआ हो, किसी स्थिर चीज से अलगाव की बात आ रही हो, तो वहां पर अपादान होगा। दोनों में ये अंतर है। लेकिन अपादान कहां होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब देखना, अपादान कहां होता है। मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जहां पर नित्य दिन अपादान कारक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखना मैंने क्या क्या लिखा है। इस कारक चिन्ह में स्थिर एवं ध्रुव में अपादान होता है। ये बात है, जब कोई भी चीज स्थिर होगी या ध्रुव होगी, जो अपने जगह पर अटल होगी, और उससे कोई भी चीज अलग होगी तो वहां पर अपादान होगा। इसका मतलब स्थिर चीज से कोई अलग होने का भाव जहां बोध हो रहा हो अपादान होगा। लेकिन कहां होगा? जब किसी दो के मध्य तुलना की जा रही हो, दो के बीच में तुलना की जा रही है, वहां पर भी क्या होगा? अपादान होगा। अगर दो के बीच में भिन्नता का प्रयोग किया जा रहा हो तो भी अपादान होगा। प्रारंभ, कोई भी चीज जहां से प्रारंभ हो रही हो वहां पर भी अपादान होगा। कोई भी कारण हो वहां पर भी अपादान होगा। जहां सीखने का भाव उत्पन्न हो रहा हो वहां पर भी अपादान होगा। और मैंने अलगाव का बताया ही था, वहां पर भी क्या होगा? वहां भी अपादान होगा। जहां डरने का भाव हो वहां अपादान होगा। अब ध्यान देना, कुछ शब्द लिखे मैंने पहला लिखा तुलना, दूसरा लिखा भिन्नता, तीसरा लिखा प्रारंभ, चौथा लिखा कारण, पांचवा लिखा सीखना, और छठा लिखा मैंने अलगाव, और सातवां लिखा मैंने डरना। ये 7 ऐसे शब्द हैं जिससे कोई भी प्रकार का वाक्य प्रारंभ होगा, और वहां पर अगर से का प्रयोग होता है तो हमेशा ही करण कारक का प्रयोग नहीं हो सकता। वहां पर हमेशा ही अपादान, जो अपादान है उसका प्रयोग होता है।
अब देखिए मैं इनको वाक्य के अंदर मैं आपको समझा रहा हूं, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया तुलना, देखना कैसे तुलना और कैसे से का प्रयोग होता। पहला वाक्य सीता राधा से सुंदर है। अब देखिए सीता और राधा दोनों सजीव है और उनकी आप दोनों के बीच में तुलना की गई। क्या की गई? तुलना की गई। इधर देखिए से का प्रयोग हुआ। जब से का प्रयोग हुआ है, सीता और राधा दोनों के आपस में तुलना की जा रही है। सीता राधा से सुंदर है, दो के बीच में तुलना हुई और से का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होगा? अपादान का होगा। मेरे हिसाब से तुलना वाला वाक्य आपको समझ में आया होगा। दूसरा है भिन्नता। भिन्नता देखना, राम का स्वभाव सौवन से भिन्न है। कोई दो व्यक्ति, एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे से भिन्न है। जहां पर मैंने कहा जहां पर भी भिन्नता है, देखिए भिन्न से पहले ये से का प्रयोग हुआ है, इसके अंदर भी से का प्रयोग हुआ, तो इसमें भी कौन सा कारक है? चिन्ह है, इसमें भी अपादान है। मैंने कहा पहला बताया आपको तुलना, दो के मध्य में तुलना हुई, तुलना के साथ में जैसे ही तुलना की जा रही है तो वहां पर जो से का प्रयोग हुआ वो अपादान में जाएगा। जहां भिन्नता की बात की जा रही है वहां पर भी किस में जाएगा? वहां पर भी ये अपादान में जाएगा। फिर इसके बाद में गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है। मैंने कहा कोई भी चीज, जैसे हिमालय स्थिर है और वहां से पानी की धार बह रही है, गंगा नदी बह रही है, तो वो हिमालय स्थिर है और वहां कोई भी चीज वहां से प्रारंभ हो रही, अलग हो रहा है। प्रारंभ होना यानी वहां से अलग होना, तो यहाँ पर हिमालय में क्या है? स्थिरता का भाव है, तो वहां पर हिमालय में तो होगा अपादान और उससे गंगा अलग हो रही है, वहां से का प्रयोग होगा, तो वहां पर भी किस प्रकार का भाव होगा? अपादान कारक होगा। मेरे हिसाब से प्रारंभ में भी किस प्रकार का भाव है? अपादान का। अब देखिए कारण, कारण जैसे क्या लिखा? मैं गर्मी से परेशान हूँ। कारण है, किसका कारण है? मैं गर्मी से परेशान हूँ, यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है, ये भी अपादान है। अगर कोई भी प्रकार का कारण भी उत्पन्न हो जाए और वो से जुड़ा हो तो वो किस में जाएगा? अपादान में जाएगा। अब देखिए पत्ता पेड़ से गिरता, मैंने पहले ही समझा दिया। मान लो ये समझ में आ गया हो तो एक दूसरी बात बताओ। मैं गांव से जा रहा हूं या मैं गांव से चला जाऊंगा, मैं गांव से चला जाऊंगा। गांव स्थिर है और व्यक्ति चाहे मैं हूं, कोई भी गांव से अलग हो रहा है, तो इस गांव के अंदर जो से जुड़ा हुआ वो किस में चला जाएगा? अपादान में चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से अलगाव में भी क्या है? जो पहले बता दिया, अपादान का अर्थ ही अलगाव होता है और अलगाव में भी है। अब मैंने कहा सीखना, व्यक्ति की सीखना वह प्रवृत्ति जो जीवन पर्यंत चलती है, तो जहां पर भी सीखने का भाव उत्पन्न हो रहा हो और वो व्यक्ति जिससे भी सीखता हो, वहां सीख कर जब उससे अलग होता हो तो वहां पर भी अपादान का भाव होता। जैसे देखिए मैंने गुरुजी से व्याकरण सीखा, इधर देखिए ये से का प्रयोग हुआ है। मैंने गुरुजी से व्याकरण सीखा, यहाँ पर भी किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है? अलगाव का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस कारण यहाँ पर भी किस प्रकार का चिन्ह होगा? अपादान कारक का चिन्ह होगा। अब देखना लास्ट में डरना, वह शेर से डरता है, यानी शेर स्थिर है और डरना, उससे जो व्यक्ति डर रहा है वह अलग हो रहा है, तो वहां पर भी किस प्रकार का भाव आ रहा है? अलगाव का भाव आ रहा है, तो वहां डरना, इसमें भी किस प्रकार का होगा? अपादान होगा। मेरे हिसाब से अपादान और करण के अंदर जो भिन्नता थी, जिस प्रकार का जो अंतर होता है, जो विशेषकर हम परीक्षाओं में इन प्रकार के वाक्यों में हम चूक कर जाते हैं, और जब इनमें चूक हो जाती है तो भारी प्रकार के हम लोगों के जीवन में क्षति होती है। तो उसी क्षति को, ये क्षति ना हो आपके जीवन में, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक बार इसको वापस आप पुनरावृत्ति करें तो ये चीज आपको समझ में आएगी। मेरे हिसाब से अगर करण और अपादान के अंदर का भेद आपको समझ में आ गया हो तो आपसे किसी भी प्रकार की कारक चिन्हों की चूक भूल नहीं होगी, और जब ये भूल व चूक नहीं होती है तो आपका व्याकरण का भाग और ज्यादा मजबूत होता रहेगा, मजबूत हो जाएगा। मैं इससे संबंधित और एक दो चीज बता देता हूँ। लास्ट के अंदर हम वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के कारक चिन्हों का गलत प्रयोग हो जाता है और वाक्य वो गलत हो जाता है, किस प्रकार के कारक चिन्हों का सही प्रयोग करके उन वाक्यों को शुद्ध बना दिया जाता है, उसके भी एक दो उदाहरण दिए हैं। वैसे हजारों उदाहरण हैं लेकिन ज्यादा उदाहरण अपन नहीं दे सकते, एक दो उदाहरण के माध्यम से इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला उदाहरण देखना, मैंने एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिखा है, दूसरी तरफ मैंने शुद्ध वाक्य लिखा है। पहला मैंने अशुद्ध लिखा है वाक्य जिसका नाम है लड़का मिठाई को रोता है, लड़का मिठाई को रोता। देखिए इसमें भी कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य सही नहीं है, अशुद्ध है। अब इस वाक्य में शुद्धता के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़का मिठाई के लिए रोता है। अब देखना
यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? के लिए। अगर लड़का मिठाई को नहीं रोता, लड़का मिठाई के लिए रोता है, तो जहां पर इस प्रकार के अशुद्ध वाक्य दिए होंगे उनको शुद्ध करना होगा। जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, हमें कारक चिन्हों का प्रयोग का ज्ञान होगा, तभी ये वाक्य हमसे शुद्ध हो पाएंगे। जब ये वाक्य शुद्ध होंगे तो हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप शामिल होने जाते हो, इनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और 2 प्रश्न का मतलब होता है 4 नंबर। 4 नंबर का मतलब होता है जीवन की बहुत बड़ी जीवन की गति को प्राप्त करना, सफल गति को प्राप्त करना। और इस प्रकार अगर एक भी प्रकार का प्रश्न गलत होता है तो ये अपने जीवन की बहुत बड़ी हास्यता है, या जीवन की बहुत बड़ी हमारे जीवन की कमी है, या हमारे जीवन का एक दूसरा अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अब सुनना, एक चीज ये बता दी, दूसरी बात बता रहा हूं, इससे संबंधित एक वाक्य और लिखा मैंने अशुद्ध वाक्य। इस किताब के अंदर में बहुत कुछ है। अब देखना, वाक्य को पढ़ना, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा वाक्य शुद्ध है क्या शुद्ध है। देखो क्या लिखा, इस किताब के अंदर बहुत कुछ है। बात तो सही आ रही है, लेकिन क्या ये वाक्य सही है? इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं है। अब देखिए इस वाक्य में किस प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ? मैं का प्रयोग हुआ। मैं का मतलब होता है, मैं किसका कारक चिन्ह है? आपको कल ही बताया था मैंने आपको, मैं किसका कारक चिन्ह है? अधिकरण का है। अधिकरण का मतलब होता है उससे संबंध बताना, अधिकरण के स्वरूप में। अब देखना, इस किताब में, अब देखो इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना, इस किताब में बहुत कुछ है। क्या है? इस किताब में बहुत कुछ है। इस वाक्य का शुद्धि रूप क्या होगा? इस किताब में बहुत कुछ है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के अशुद्ध वाक्य कारक चिन्हों से संबंधित दिए जाते हैं। अगर हमें कारक चिन्हों की पहचान होगी तो ही हम लोग आगे के शुद्ध वाक्यों को हम कर पाएंगे। एक छोटी सी बात और है कि जब तक हम लोग इनको तह तक जाकर इनका अध्ययन नहीं करेंगे, इनको नहीं पढ़ेंगे, बार बार स्मरण नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो ये चीजें हम भूल जाते हैं। ये चीजें भूलने वाली नहीं है, इन चीजों को रटना भी नहीं है, इन चीजों को थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना चाहिए। जब तक तुम इन चीजों को समझ पाओगे, ये सारी चीजें आपके जीवन में काम आएगी। मैंने कारक से संबंधित जो भी प्रकार का था प्रकरण जो बचा हुआ था, वो आज मैंने पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया। अगर इसमें भी कोई त्रुटि हो तो हम लोग और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। इस प्रकार कर्ण से संबंधित कोई भी प्रकार की कमी, कारक से संबंधित कोई भी प्रकार की त्रुटि आपके जीवन में नहीं बनेगी। अब एक छोटी सी बात पुनः मैं इसको पुनरावृत्ति के रूप में बता देता हूँ कि आज हमने कर्ण और अपादान के बारे में अध्ययन किया। कर्ण और अपादान क्या है? कर्ण में भी से का कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, अपादान में भी से का प्रयोग चिन्ह होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कर्ण है या अपादान है? मैंने पहली बात बताई, जो से साधन में उपकरण के साथ जुड़ा होता है वहां पर हमेशा ही कर्ण होता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, पेन यहाँ क्या है? उसका साधन है, उपकरण है। इस कारण जो से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पेन के अंदर अपादान नहीं हो सकता, यहाँ पेन के अंदर कर्ण कारक होगा। उसी प्रकार मैंने उसको चाकू से मारा, यहाँ चाकू एक साधन है जो से जुड़ा हुआ है। तो जहां पर भी इस प्रकार से जो साधन के साथ से जुड़ा होता है, वहां पर हमेशा ही कर्ण कारक होता है। अगर मान लो अपादान की बात करें, आज तक हमने इतना ही पढ़ा है कि अलगाव की बात हो रही हो, नहीं, अलगाव में ही अपादान नहीं होता है। मैंने 7 से 8 प्रकार के जो इसके रूप थे, मैंने सारे समझाने का प्रयास किया कि जहां अगर 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की जा रही हो तो भी वहां पर अपादान होगा। कोई भी चीज जहां से प्रारंभ हो रही हो वहां पर भी अपादान होगा। हम किसी से सीख रहे हो तो भी अपादान होगा। अलगाव वाला समझाया था। अगर कोई व्यक्ति डरता है, डरने में भी क्या होगा? अपादान होगा। तुलना कर लो, सीखना ले लो, ये कुछ वाक्य लिखे, प्रारंभ ले लो, कारण ले लो, सीखना और अलगाव और डरना, ये आदि सारे के अंदर हमने आज तक इतना ही पढ़ा था कि अलगाव के अंदर अपादान होता नहीं। मैंने सारे वाक्यों को समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार वहां पर भी किस प्रकार का होता है? अपादान का प्रयोग होता है। फिर मैंने बताया कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। वैसे हम पद परिचय करने जाएंगे तब वहां पर हमें कारक चिन्हों की पहचान आनी चाहिए। मैंने जो एक सारणी कल बनवाई थी कि कारक कौन से हैं और उनके चिन्ह कौन से हैं, कारकों के सामने जो चिन्ह लिखे हैं वो हमें याद करने हैं। जब तक वो चीज़ याद नहीं होगी तब तक ये आगे की चीज़ें भी याद नहीं होगी। आज आपका ये सारा का सारा प्रकरण पूर्णता की ओर जा रहा है। लास्ट के अंदर मैंने बताया कि इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, शुद्ध वाक्य से अशुद्ध वाक्य, यानी बहुत बार अशुद्ध वाक्य होता है उसको शुद्ध करना होता है, कई बार अशुद्ध होता है, शुद्ध होता है उसको भी अशुद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है। इस तरीके से प्रश्न
पूछे जाते हैं कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। जब हमें इनकी पहचान होगी तो हमें शुद्ध और अशुद्ध की पहचान हो जाएगी। मैंने यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं। लड़का मिठाई को रोता है, ये वाक्य लिखा है, ये वाक्य अशुद्ध है। लड़का मिठाई को रोता नहीं है, लड़का मिठाई के लिए रोता है। जब के लिए का प्रयोग हुआ, ये भी कारकचिन्हों का प्रयोग है। जब के लिए का प्रयोग होते ही ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा लिखा था मैंने, इस किताब के अंदर बहुत कुछ है। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, इस किताब के अंदर बहुत कुछ नहीं, इस किताब में बहुत कुछ है। तो ये जो मैं का प्रयोग हुआ है, इसके प्रयोग होने से ये वाक्य शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार इस कारक से संबंधित जिस प्रकार की भी जो जानकारी देनी थी, वो सारी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। और भी कोई प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो हम आगे के लिए समाधान करेंगे। अब कल से हम लोग अगले प्रकरण में संज्ञा का पद परिचय करेंगे और इस प्रकार अब हमारा पद परिचय प्रारंभ होगा। धन्यवाद।